हाय फ्रेंड्स, आज हम बुद्धि को समझने का प्रयास करेंगे। साइकोलॉजी में बुद्धि को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, इसी बात की चर्चा करेंगे क्योंकि यह बहुत ही व्यापक है और इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्धि है क्या? इसको इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी बुद्धि। और इसको लैटिन भाषा के इंटेलिजेंसिया से बना है, इंटेलिजेंटिया, जिसका अर्थ होता है कि लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, समझना या समझाना या समझाने के लिए। अब बुद्धि शब्द ऐसा है कि आपको सोच आप ये सामने आते ही बुद्धि क्या है ये, हम ह्यूमन बॉडी के पार्ट के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमारी जो संरचना है, बाह्य संरचना है, आंतरिक संरचना है, तो वो हमको दिखाई देता है, हम उसके बारे में चर्चा कर पाते हैं, यानी वो मूर्त है, डायरेक्ट रूप से हमको दिखाई देता है। लेकिन ये बुद्धि को अमूर्त माना जाता है और साइकोलॉजी में ये बहुत ही मतभेद का विषय है कि किस तरीके से इसको परिभाषित किया जाए। बहुत से मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसको परिभाषित करने की कोशिश की गई है, तो उसी को समझेंगे। इस्टर ने कुछ और बताया है, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों का नाम भी बताएं जिन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया है। फ्रीमैन, स्पीयरमैन, थर्स्टन, बहुकारक, जिन्होंने अपने सिद्धांतों के माध्यम से ये बताया है कि हाँ, ये बुद्धि है। तो आप ये बुद्धि क्या है, आपके माइंड में जो भी संरचना बन रही हो, क्योंकि अगर एक बालक है वह धीमा है या तेज है, हम किसी बालक को क्या कहते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, अगर वो हमारे क्वेश्चन का आंसर दे देता है और तेजी के साथ अगर अगर हमने किसी पैसेज को पढ़ाया या कोई भी एक स्टोरी सुनाते हैं और फिर पूछते हैं कि इसका क्या समरी था या इसका एक थीम पूछते हैं, तो वो बता ले जाता है। तो वो बुद्धि तो दिखाई तो नहीं दे रही है कि किस प्रकार की बुद्धि है ना। तो मनोवैज्ञानिकों ने इसको किस प्रकार से परिभाषित किया है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में देखें तो फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया और ये बहुत ही पूछा जाता है कि फ्रांसिस गाल्टन ने किस सन में बुद्धि को परिभाषित किया। शिक्षा मनोविज्ञान में ही बहुत ही ये टॉपिक इसीलिए रखा गया है कि जब हम प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको समझना, भली बात से उनको बहुत ही सरल रूप से समझने के लिए हमको एक साइकोलॉजी इसीलिए साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है कि हम आसानी से बच्चों को समझ पाएँ और उनको उनके आगे के भविष्य के लिए प्रशिक्षित कर पाएँ। तो शिक्षा को समायोजन की योग्यता भी माना जाता है। फ्रीमैन ने तो कहा समायोजन की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है और सीखने की योग्यता है। यानी कोई हम अगर धीमे गति से सीख रहे हैं तो कहते हैं कि ये मंद बुद्धि बालक है, ये बहुत धीमे धीमे सीखता है। गति हमारी तेज है तो कहते हैं बहुत ही तीव्र गति से सीखता है। या हमारे सामने जब कोई मूर्त वस्तु है, और बुद्धि का बहुत ही प्रभाव पड़ता है हमारे वातावरण का और वंशानुक्रम का। अभी हम इसकी विशेषताओं एवं प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रकार पहले देखते चलते हैं कि बुद्धि के प्रकार कितने हैं। परिभाषा में बिने के अनुसार पढ़ लेते हैं। बिने ने कहा कि ज्ञान, आविष्कार, आलोचना, यानी जो कुछ भी हम कार्य करते हैं वो हमारी बुद्धि है, बिने ने कहा। और जैसे तीन तीन कैटेगराइजेशन कर लें तो ज़्यादा आसानी से हम समझ सकते हैं। समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता और जो है सीखने की योग्यता। तो जो समायोजन की योग्यता है उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे ईस्टर्न है, क्रूज है, बर्ट है और फ्रीमैन है। जो सीखने की योग्यता है उसमें भी कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे बकिंघम, डियरबर्न और जो है मैकडूगल। इन्होंने माना है कि ये बुद्धि जो है ये सीखने की योग्यता है। मैं बहुत ही सरल समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर कैटेगराइजेशन आप कर लेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे, अगर क्रम से लिखते जा रहे हैं तो और भी आसानी रहेगी। अमूर्त चिंतन की योग्यता अल्फ्रेड बिने और फ्रीमैन ने तीनों को माना है। फ्रीमैन ने माना कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है, ये बहुत पूछा जाता है इसलिए मैं बार बार बता दे रहा हूँ। बुद्धि समायोजन की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है और सीखने की योग्यता है, क्योंकि बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है। हम साइंस में भी पढ़ते हैं तो ब्रेन के उसके सारे स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, बाह्य यानी बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी पढ़ते हैं। हम हार्ट को भी पढ़ते हैं साइंस में, तो आंतरिक रूप से भी बाह्य रूप से भी। लेकिन ये जो है इसको एक साइकोलॉजी के तरीके से ही समझा जा सकता है। अब इसको हम समझते हैं बुद्धि के प्रकार। अब बुद्धि के प्रकार को शिक्षा मनोविज्ञान में किस प्रकार से ये पूछा जाता है, थार्नडाइक के अनुसार और गैरेट के अनुसार। थार्नडाइक ने तीन बताया है कि यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि
और जो है सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि क्या है? यांत्रिक बुद्धि वह है जिसमें वो मतलब जिसमें यंत्रों में रुचि लेते हैं। ऐसे लोग, उनके पास बुद्ध कैसे, जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझे, डॉक्टर, इंजीनियर, ये क्या है? कारीगर। ये सॉरी, कारीगर तो अमूर्त चिंतन में आ जाएगा। वास्तुकार हुआ, हाँ, कारीगर भी आ जाएगा यांत्रिक बुद्धि में। या इनके पास यांत्रिक बुद्धि होती है। और अमूर्त बुद्धि यानी दार्शनिक, एक जो फिलासफर होता है वो दार्शनिक रूप से चीज़ों पर विचार करता है, यानी उसकी चीज़ें जो होती हैं वो अमूर्त होती हैं। और एक सामाजिक बुद्धि को इन्होंने बताया, जिसको इन्होंने माना कि जो है समाज में रुचि लेने वाला, जैसे कोई सरपंच है, गांव का प्रधान है, राजनेता है, ये समाज में रुचि लेते हैं, तो इसको सामाजिक बुद्धि माना है। और इसके साथ साथ बुद्धि की विशेषताओं को समझते हैं। बुद्धि जन्मजात योग्यता है। बुद्धि जो है एक अमूर्त संप्रत्यय की होती है। ये हूबहू ऐसे पूछ लिया जाता है कि बुद्धि है समूर्त यानी अमूर्त संप्रत्यय, इसका जो कॉन्सेप्ट ही है वो इनडायरेक्ट है। और इसके बुद्धि जो है वो परिवर्तनशील है। और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में हमने बताया, ये बहुत ही पूछा जाता है, मुख्य कारक, गौण कारक। मुख्य कारक जो है वातावरण है। मुख्य कारक इसको इसलिए मानना है कि जिस प्रकार से आप उसको, जैसा पर्यावरण आप प्रदान करेंगे, जितनी सुविधाएं देंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को निखारेगा। और वंशानुक्रम ऐसा नहीं है कि अगर एक मंद बुद्धि के माता पिता के बच्चे बहुत अधिक तीव्र बुद्धि नहीं हो सकते, वो उनके वातावरण पर निर्भर करता है। तो ये आज की चर्चा हमारी बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के प्रकार एवं बुद्धि के प्रभावित करने वाले कारकों पर था। आगे हम इसके बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।